Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is नैना। आज के इस वीडियो में हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। चलिए शुरू करते हैं। What are the characteristic of comparative politics? कैरेक्टरिस्टिक और फीचर दोनों का मतलब सेम होता है। फर्स्ट, एनालिटिकल एंड एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन. The study of comparative politics has laid more stress on the analytical research, such as investigation has very much enlarged the field of inquiry. The trend now is not on pure description but evaluation of governmental forms. Political institutions have begun to be related to the social political conditions. The study of comparative politics has laid more stress on analytical research. जो comparative politics का study है वो और ज़्यादा एनालाइजिंग रिसर्च पर जोर दे रहा है। सच एज इन्वेस्टिगेशन हैज़ वेरी मच इनलार्ज द फील्ड ऑफ इंक्वायरी. जब हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को रिसर्च करके पढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं तो हमें उसके एक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एरियाज़ के बारे में पता चलता है। आज किस तरीके का ट्रेंड देखा जा रहा है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के पढ़ाई में? आज हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस के साथ लिंक करके पढ़ रहे हैं, जिससे हमें उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में जानने में और ज़्यादा आसानी हो रही है। और हम दूसरे कंट्री में किस तरीके के जो गवर्नमेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं उससे अलग अलग गवर्नमेंट फॉर्म्स को बहुत अच्छी तरीके से कंपेयर कर पा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि वी हैव द इंफॉर्मेशन मोर एज कंपेयर टू अर्लियर, क्योंकि हमने अब रिसर्च करना और एनालाइज करना शुरू कर दिया है डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उनके पॉलिटिकल कंडीशंस और सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस के साथ लिंक करते हुए। The study of infrastructure. Second, traditional political scientists gave the stress on the study of formal structure of government. जो पुराने political scientists थे उन्होंने formal structure of government पर जोर दिया था। हम एरिस्टोटल का एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, जिन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की थी डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बारे में जो ग्रीक में प्रिवेल करते थे। Now this stress has shifted and is being laid on such aspect as behaviors and matters which affect the society as a whole. और आज क्या हुआ है, आज हम उन सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को इन्फ्लुएंस करती है एज अ होल. According to Blodel, if we learn to understand how government system operate, we have known that the law is an indispensable element of life of governmental system, and in this way stress is laid on the study of infrastructures of political institution rather than formal structure. ब्लॉडल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंटल सिस्टम को जानने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो लॉ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इसी गवर्नमेंटल सिस्टम का। तो अगर हम ये जाने कि ये जो गवर्नमेंट जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो किस तरीके के लॉज बना रही है, तो हमें ये पता चलेगा कि उस गवर्नमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है और उस कंट्री का सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है, जिससे हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन खोज पाएंगे। रादर कि हम केवल ये जाने कि वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या है, हमें ये जानना चाहिए कि क्या सारे चीज़ें हैं जो उस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को अफेक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, उसके वर्किंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रही है, और कैसे फिर वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो दूसरे गवर्नमेंट से अलग फंक्शन कर रहा है। Third, study of developing societies. In comparative politics, more stress is laid on politics of developing areas and studies. पहले क्या होता था कि हम केवल डेवलप्ड नेशन के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ पाते थे, जान पाते थे, क्योंकि वहाँ के ही डेटाज हमें एक्सेसिबल थे।
लेकिन जैसे ही थर्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ और जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो हमें वहाँ की भी जो डेटाज हैं वो एक्सेसिबल होने लगे बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज. It is because it is felt that useful comparative study can only be made when government with infrastructure are studied. और जैसा कि मैंने कहा कि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक अच्छा डेफिनेशन तभी दे पाएंगे जब हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को वहाँ के पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर से लिंक करके देखें. इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम केवल डेवलप्ड नेशन के पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के पॉलिटिक्स के बारे में भी पढ़ें, ताकि हम एक और अच्छा रियलिस्टिक कंपैरिजन देख पाएंगे डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में. फोर्थ, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. पॉलिटिकल सिस्टम इज नाउ क्लोजली लिंक्ड विद द सोशल स्ट्रक्चर वर्किंग इन अ सोसाइटी. अब हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर के साथ लिंक करके पढ़ रहे हैं. It is stress on their interdisciplinary approach that has really changed the very approach to the study of subject of political science. जो interdisciplinary approach देखा जा रहा है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बीच में, उससे हमें ये पता चल रहा है कि कैसे पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो और ज़्यादा डाइवर्स हो रहा है. Tools of this type of research not having been much developed in political science were and continue to be borrowed from the discipline of sociology, psychology, economics, etc. Comparative politics stress on the study of political modernization, political socialization. आज क्योंकि हम सोशल स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में और अच्छी तरीके से जान पाए, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये भी समझें कि कैसे जो आज के जो नए नए वर्ड्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट एरियाज से. हम आज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे सब्जेक्ट से बोरो किए गए हैं और वो कैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल सिचुएशंस को एक पर्टिकुलर कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस करते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसलिए हम कह रहे हैं कि एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट में. वैल्यू फ्री पॉलिटिकल थ्योरी. पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब होता है मैटर्स रिलेटेड टू द पॉलिटिकल फिनोमिना. और पॉलिटिकल फिनोमिना क्या है? स्टेट. तो स्टेट अफेयर्स से जितने सारे चीज़ें डील करती हैं उसको हम पॉलिटिकल थ्योरी के टर्म में कॉइन करते हैं. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम वैल्यू फ्री पॉलिटिकल थ्योरी को स्ट्रेस देते हैं. हम यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या है इससे डील कर रहे हैं, ना कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को क्या होना चाहिए. बिकॉज पॉलिटिकल थ्योरी का जो नॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है वो इसी बात से डील करता है कि एक सोसाइटी को और एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को एक स्टेट के अंदर कैसा होना चाहिए. इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंसंट्रेट अपॉन द स्टडी ऑफ व्हाट इज एंड नॉट व्हाट इट शुड बी. इट हैज़ रिजेक्टेड द नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव अप्रोच डिस्क्रिप्टिव, सॉरी यहाँ पर्सपेक्टिव गलत हो गया, आप यहाँ ठीक कर लीजिएगा. नॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव अप्रोच ऑफ द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टेल्स द एम टू डेवलप एन एम्पिरिकल एंड ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स. एम्पिरिकल यानी एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स. ऑल टुगेदर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें ये पता चलता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उसका अब सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो चुका है और हम केवल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं बल्कि वहाँ पे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सोशल कंडीशन है, प्लस जो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है, उन सभी के बारे में अगर पढ़ेंगे तो हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट को और अच्छे से डील कर सकते हैं. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानना और कंपेयर करना और एनालाइज कर पाना
कि कैसे ये सारे अलग अलग हैं और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या एग्जिस्ट करती हैं, क्या रेगुलरिटीज़ हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट को बनाती है। होप आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।